जी, आप मुझे बताइएगा आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मैं पीपीटी आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो जैसी हो जाती है हम आगे चलते हैं जनाब। जी, जब तक भाई एंटाइटलमेंट, हाँ जी, एंटाइटलमेंट का मतलब होता है कि समझना कि यार हर चीज़ जो है ना मेरे लिए बनी हुई है और दूसरे लोग इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते, तो इसको एंटाइटलमेंट बेसिकली कहा जाता है। कि जी मतलब कोई भी सिचुएशन है उसके अंदर वो बंदा कहेगा ये मुझे मिल जाए, मतलब सेल्फिश होना एक तरह से ना। सो दैट इज अबाउट एंटाइटलमेंट पर्सनैलिटी ट्रेट। हाँ जी जनाब, सो वी आर हेयर। हम क्लस्टर ए पढ़ रहे थे, तो मुझे बताएं कि क्लस्टर ए में क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं, टू पर्सनैलिटी ट्रेट्स उनकी क्या हैं कॉमन, और उसमें कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं, पीएसएस मैंने जो आपको बताया था। सो हरी अप। जी ठीक हो गया। चलें जी, तो हम फिर मूव आउट करते हैं बी की तरफ, क्लस्टर बी की तरफ। सो क्लस्टर बी इज अबाउट ड्रामेटिक, इमोशनल और इरेटिक। ठीक है जी, इसको हमने याद रखना है बी ए एन एच के नाम से, बैन एच। ठीक है, सो क्लस्टर बी अगेन ड्रामेटिक, इमोशनल, इरेटिक। मतलब ड्रामेबाज लोग, बहुत इमोशनल किस्म के लोग, और इसके अंदर आ जाता है जी बॉर्डर लाइन, एंटी सोशल, नार्सिसिस्टिक और हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। राइट, इसमें 4 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आते हैं। ठीक है, ड्रामेटिक और इमोशनल किस्म के लोग होते हैं, बहुत ड्रामेबाज किस्म के लोग होते हैं। अच्छा, इसमें दो इंपॉर्टेंट किस्म के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, एक बॉर्डर लाइन है और एक एंटी सोशल है। ये मोस्टली आपको हॉस्पिटल्स के अंदर भी मिलते हैं, क्योंकि बॉर्डर लाइन जो होते हैं वो बाज़ वक़्त अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो आपको साइकेट्रिक वार्ड्स के अंदर या हॉस्पिटल्स के अंदर मिल जाते हैं। दूसरा एंटी सोशल होते हैं, जो कि रूल ब्रेकर्स होते हैं, क्रिमिनल्स जितने भी होते हैं आपके, वो इसी से एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर उनको होता है। तो मोस्टली जब वो पुलिस कस्टडी में आते हैं तो वो भी जो है ना वो हॉस्पिटल पहुंचा दिए जाते हैं अपनी एंटी सोशल पर्सनैलिटी ट्रेट की वजह से। तो ये दो डिसऑर्डर्स आपको बड़े कॉमन जो है ना मिलते हैं। बाकी के जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं वो इतने ज़्यादा ना तो ट्रीटमेंट सीख करते हैं, ना हॉस्पिटल्स के अंदर इतने पाए जाते हैं, ना ओपीडीज के अंदर। लेकिन ये जो दो मैंने आपको बताए हैं, बॉर्डर लाइन और एंटी सोशल, ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट मिलेंगे आपको हॉस्पिटल्स के अंदर। ठीक है, सो अगेन ड्रामेटिक एंड इमोशनल। अच्छा, ये वैसे क्या लगता है किन लोगों में पाया जाता होगा, ये वाली ट्रेड्स किन की होती हैं, किन लोगों की होती हैं? फीमेल्स में होती हैं ज़्यादा या मेल्स में होती हैं? ठीक है जी, सो दे आर ड्रामेटिक एंड एरेटिक। हाँ, राइट जी। सो लेट्स मूव टूवर्ड नेक्स्ट। आई होप हमने ये भी याद कर लिया होगा।
हाँ बिल्कुल जी। ठीक है, चलें इसको याद कर लें, बॉर्डरलाइन एंटी सोशल नार्सिसिस्टिक हिस्ट्रियोनिक, ये जी बी बैन एच के नाम से याद कर लें जी इसे। ठीक है जी, अब आ जाते हैं क्लस्टर सी की तरफ। सो क्लस्टर सी में किस तरह के लोग पाए जाते हैं जनाब? तो क्लस्टर सी इज डरपोक किस्म के लोग। हाँ, डरपोक, रिस्क ना लेने वाले, एंशियस, फियरफुल। ठीक है जी, एंशियस, फियरफुल। इसमें क्या है? ओ ए डी, इसको ओ ए डी के नाम से याद कर लें, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, अवॉइडेंट एंड डिपेंडेंट। ठीक है, दे आर एंशियस, दे आर फियरफुल, डरपोक किस्म के लोग ये क्लस्टर सी में पाए जाते हैं। सो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर डिफरेंट है, और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है दैट इज डिफरेंट। तो इनको कभी मिक्स नहीं कर देना। अगर एग्जाम में आता है आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में लिखें, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में लिखना है। और अगर आपको आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में लिखें, जी जी बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, सो इसमें ऑब्सेसिव, अवॉइडेंट और डिपेंडेंट आ जाते हैं। उसके बाद कुछ रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, इसके अलावा दो और डिसऑर्डर्स हैं, उनके अंदर डिप्रेसिव बिहेवियर या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ जाता है, या पैसिव एग्रेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ जाता है। ठीक है, तो पैसिव एग्रेसिव का थोड़ा सा आपको आइडिया होगा भी, क्योंकि मैंने आपको पीडी के अंदर जो असर्टिवनेस वाला चैप्टर था उसके अंदर थोड़ा सा पैसिव एग्रेसिव के बारे में बताया हुआ है। ठीक हो गया जी, तो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर थे। सो 3 पहले के, 4 दूसरे के, फिर 3 3 3 6 4 10 और 11 12 तकरीबन बनते हैं ये। तो आई होप आप लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। अब मैं चलता हूँ जी नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ऑनसेट एंड क्लिनिकल कोर्स। सो ऑनसेट इनका रिलेटिव पाए जाते हैं, मतलब 100 में से हर 10 से 20 लोग जो होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पाया जाता है। 10% to 20% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन। इंसिडेंस हायर इन लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास, तो लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास जो मतलब थोड़ी पुअर लोग होते हैं उनके अंदर ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ज्यादा पाए जाते हैं। 30% से 50% ऑफ पीपल विद प्राइमरी डायग्नोसिस ऑफ मेजर मेंटल इलनेस आल्सो हैव कोएग्जिस्टिंग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर दैट सिग्निफिकेंटली कॉम्प्लिकेट ट्रीटमेंट। मोस्टली दूसरे जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं जिसमें ड्रग एडिक्शन है, शिजोफ्रीनिया है, डिप्रेशन, मैनिया और वगैरह वगैरह जितने एंजाइटी डिसऑर्डर हैं, उनके साथ तकरीबन हाफ पॉपुलेशन ऑफ मेंटली सिक पीपल हैव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एज वेल। तो उनके अंदर डुअल डायग्नोसिस पाई जाती है कि उनके अंदर कोई दूसरा डिसऑर्डर भी पाया जा रहा है, साथ में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी पाया जाता है। ठीक है जी। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ बीइंग ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट, ला इलाज। ठीक है, तो कहते हैं ना कुछ लोगों को यार ये बंदा ला इलाज है, तो वो बस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी ऐसे ही होते हैं, इनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ परसेप्शन बाय पर्सन दैट बिहेवियर इज प्रॉब्लम। तो उनको खुद में अपने आप में मसला लगता ही नहीं है। अगर कोई क्रिमिनल है, एंटी सोशल पर्सन है, तो उसको नहीं लगेगा कि उसके अंदर मसला है। वो कहता है कि नहीं, मैं अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, दुनिया में लोग डिफरेंट तरह के पाए जाते हैं, तो मैं भी थोड़ा सा मुख्तलिफ ही हूँ लोगों से। तो इसलिए वो ट्रीटमेंट भी सीख नहीं करते हैं। ठीक है जी। अब आ जाती है वजह, क्या रीजन बनती है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। तो मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंट जो है दैट हैज अ बिग रोल इन अवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और इन्वायरमेंट ही डिटरमिन करती है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी, और इन्वायरमेंट इज हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। तो पर्सनैलिटी डेवलप थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी, डिस्पोजिशन एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। तो जैसे मैंने आपको बताया, नंबर 1 पेरेंट्स, नंबर 2 पीयर्स, और हेरिडिटरी मतलब जो क्रोमोसोम्स हैं हमारे, ये सारी की सारी चीजें मिलके बनाती हैं हमारी पर्सनैलिटी। और सबसे मेजर जो है वो है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, कैसी जगह पे रहते हैं, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, हमें किस तरह के लाइफ में एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, तो ये सारा कुछ मिलके जो है ना हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं। अच्छा, देर आर सर्टेन बायोलॉजिकल थ्योरीज। इसमें नंबर 1 जो है वो टेम्परामेंट की थ्योरी है कि डिफरेंट नॉर्मल टेम्परामेंट्स होते हैं लोगों के, और उसके हिसाब से उनकी पर्सनैलिटी होती है। लेकिन अगर इन टेम्परामेंट्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, सो फिर क्या होता है? फिर जो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जन्म लेता है। ठीक है, अभी हम इन टेम्परामेंट्स को भी डिटेल में देखते हैं। उसके बाद
देयर इज अनदर थिंग जिसको कहते हैं करेक्टर। 3 तरह के करेक्टर्स होते हैं। जब इन करेक्टर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, लोग इन करेक्टर्स से हट जाते हैं, तो उस वक्त भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो जन्म लेता है। ठीक है, आपने अपनी बुक का, अगर आपके पास 8th एडिशन है बुक का, तो 747 पेज नंबर जरा ओपन कर लें आप। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर ऑनसेट एंड क्लिनिकल कोर्स के बाद, सॉरी 748 पेज नंबर ओपन कर लें, तो वहां पे आपको थोड़ी सी डिटेल मिल जाएगी। बेसिकली जो पीपीटी है उसके अंदर इतनी डिटेल नहीं लिखी हुई, तो बुक से प्लीज इसको जरा रीडिंग साथ साथ दे लीजिएगा। मैं आप लोगों को साथ साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी समझ आ जाए। राइट जी, तो सबसे पहले टेम्परामेंट पे आते हैं। टेम्परामेंट बेसिकली होता क्या है? टेम्परामेंट समझ लें कि हमारी आदत किस तरह की हैं, हम किस तरह से फील करते हैं, हम मोटिवेट किन चीज़ों से होती हैं, तो ये चीज़ें मिलके हमारा टेम्परामेंट बनाती हैं। तकरीबन 50% ऑफ टेम्परामेंट जो है ये हमें अपने फोर फादर्स से, बड़ों से मिलता है, जीन्स के जरिए मिलता है। बाकी का 50% जो है वो हमारी इन्वायरमेंट जो है वो बना देती है हमारा। ठीक है, तो 4 टेम्परामेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं और ये इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। पहला, अच्छा जी 337 पेज है जी, ठीक है ठीक है, आप अपने एडिशन के मुताबिक देख लें। सो पहला है हार्म अवॉइडेंस, नंबर 2 इज नोवेलिटी सीकिंग, नंबर 3 इज रिवार्ड डिपेंडेंस एंड नंबर 4 इज परसिस्टेंस। ठीक है, सो अब इन चारों में है क्या? 2 से 3 साल की उम्र के अंदर जो ना ये डेवलप हो जाता है टेम्परामेंट। ठीक है, 2 से 3 साल की उम्र में ये चीजें डेवलप होने लग जाती हैं इंसान के अंदर। अच्छा जी, तो सबसे पहले आ जाते हैं हार्म अवॉइडेंस की तरफ। हार्म अवॉइडेंस वाले लोग जो होते हैं ना, बड़े फियरफुल से होते हैं। मतलब वो हमेशा कैलकुलेटेड चीज़ों को रखते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, उनको अनसर्टेनिटी से बड़ी नफरत होती है, और शाही किस्म के लोग होते हैं स्ट्रेंजर्स के साथ, और बड़ी जल्दी टूट जाते हैं, चीज़ों का बड़ी जल्दी असर ले लेते हैं, हर वक्त चीज़ों को लेके परेशान होते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें पाई जाती हैं हार्म अवॉइडेंस वालों के अंदर। ठीक है जी, इसी तरह अगर कोई बंदे के अंदर बिल्कुल भी हार्म अवॉइडेंस नहीं पाई जाती तो वो बंदा भी अब नॉर्मल है। हाँ, वो बड़ा रिस्क टेकर बन जाता है बंदा फिर, और मतलब ये समझ लो कि वो भी सोसाइटी के लिए उसका भी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो हार्म अवॉइडेंस होनी चाहिए, लेकिन एक हद तक होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरे नंबर पे आ जाता है जी हमारे पास नोवेलिटी सीकिंग। ये जो नोवेलिटी सीकिंग वाला टेम्परामेंट है, इसमें इस तरह का टेम्परामेंट पाया जाता है, बड़े क्यूरियस किस्म के लोग होते हैं। अगर एक ही जैसी रूटीन उनकी चलती रहे तो वो बोर हो जाते हैं, बड़े इम्पल्सिव होते हैं, जो दिल में आता है करते हैं, और डिसऑर्डरली होते हैं, चीज़ों का ख्याल नहीं होता। इनकी आपको चीज़ें जो हैं वो डिसऑर्डर पाई जाएंगी। आप इनके क्लोजेट खोलेंगे, वॉलेट ओपन करेंगे, चीज़ें ऐसी ही बिखरी हुई चीज़ें पड़ी होंगी कमरे के अंदर, और ये वो। ठीक है, तो नोवेलिटी सीकिंग जो है वो पाई जानी चाहिए बंदे में एक हद तक। लेकिन अगर ये नहीं, बिल्कुल नहीं पाई जाती नोवेलिटी सीकिंग, तो फिर बंदा जो है ना बड़ा स्लो टेम्पर्ड सा हो जाता है, रिजर्व सा हो जाता है, लाइफ के अंदर उसके मोनोटनी आ जाती है, मतलब एक जैसी लाइफ को चलाई रखता है। तो ये भी, ये दूसरी चीज है टेम्परामेंट में। तीसरी जो चीज है वो है जी रिवार्ड डिपेंडेंस। हम्म, सो रिवार्ड डिपेंडेंस वाले जो लोग होते हैं, बड़े सॉफ्ट हार्टेड किस्म के, सेंसिटिव, सोशल होने वाले लोग और सोसाइटी पे डिपेंड करने वाले लोग होते हैं। ये इस तरह के लोग होते हैं कि इनको बड़ी अपनी इमेज की फिक्र होती है। ठीक है, सोसाइटी के साथ मिलके चलना चाहते हैं। तो रिवार्ड डिपेंडेंस अगर बिल्कुल नहीं है, तो वो फिर जो जिन लोगों के अंदर रिवार्ड डिपेंडेंस बिल्कुल नहीं पाई जाती है, वाला टेम्परामेंट नहीं होता, तो वो बड़े लोनली किस्म के, इररेजिस्टेंट, बड़े इनसेंसिटिव किस्म के लोग, और सोशली लोगों से सोशल विड्रॉल होती है उनके अंदर, अकेले रहना पसंद करते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, रिवार्ड डिपेंडेंस अगर नहीं किसी में पाई जा रही तो वो इस तरह के हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट जो टेम्परामेंट है हमारा वो है जी परसिस्टेंस का। हाँ, परसिस्टेंस इज अबाउट बड़े हार्ड वर्किंग, बहुत ओवर अचीवर किस्म के लोग, ठीक है, अम्बिशियस किस्म के लोग,
रिस्पॉन्ड टू फटीग एंड फ्रस्ट्रेशन एज अ पर्सनल चैलेंज। जब भी उनको कोई मतलब फटीग होने लगती है, कोई फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, तो वो फौरन उनसे चैलेंज के तौर पे लेके और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर किसी के अंदर ये परसिस्टेंट वाला टेम्परामेंट नहीं थोड़ा बहुत पाया जाता ना, तो क्या होता है कि वो बड़ा इजीली जो है ना इंसान गिव अप कर देता है चीज़ों को लेके, और कंप्लीशमेंट्स नहीं करता, अच्छे के लिए जो है ना मोटिवेटेड नहीं रहता है। राइट, तो ये 4 टेम्परामेंट्स है जिसको मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज डिफिकल्ट, लेकिन जब बुक से आप 2-3 दफा इस लेक्चर से रखते हुए पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इन चारों टेम्परामेंट्स को, करेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से रट्टा लगा सकते हैं, याद कर सकते हैं। दूसरा, अब आप इसमें देख के जरा देखिएगा कि आपके अंदर कौन सा टेम्परामेंट ज्यादा हावी पाया जाता है। ठीक है जी, सो दैट वाज टेम्परामेंट। अब आ जाते हैं करेक्टर की तरफ। करेक्टर क्या होता है जी, एनीबॉडी? करेक्टर क्या होता है भाई? आवाज आ रही है आप लोगों को क्लास? मैं खुद ही बोलता जा रहा हूँ। हाँ जी, सेल्फ कॉन्सेप्ट, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के करेक्टर होते हैं, तो तीनों में से कुछ ना कुछ पाया जाना चाहिए अंदर हमारे। सबसे पहले सेल्फ डायरेक्टेडनेस है, दूसरे नंबर पे कोऑपरेटिवनेस है, और तीसरे नंबर पे सेल्फ ट्रांसेंडेंस है। अब ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है करेक्टर्स। तो जो सबसे पहला सेल्फ डायरेक्टेडनेस है ना, इस करेक्टर वाला जो बंदा होता है, ये जब हमारे अंदर पाया जाता है तो बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है, रिलायबल होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान होता है इसकी वजह से। ठीक है, तो अगर ये नहीं पाया जा रहा तो फिर बंदा जो है ना अपने लिए लोगों को ब्लेम करता रहता है, हेल्पलेस इररिस्पॉन्सिबल किस्म का बंदा बन जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रिस्पॉन्सिबल एंड गोल ओरिएंटेड पर्संस आर सेल्फ डायरेक्टेडनेस। उसके बाद कोऑपरेटिवनेस, एक सोशल ह्यूमन बीइंग को होते हुए हमें सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट होकर चलना चाहिए, लोगों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। तो ये जो कोऑपरेटिवनेस है, इसमें आ जाता है कि बंदा कितना लोगों के लिए एम्पैथी रखता है, लोगों के लिए कितनी हमदर्दी रखता है, कितना चीज़ों को टॉलरेट करता है, कितना लोगों के लिए वो सपोर्टिव होता है, कितना रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है। उसके बाद तीसरा है जी सेल्फ ट्रांसेंडेंस। ठीक है, इसमें आ जाता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनिवर्स, कि एक जो बंदा है कितना स्पिरिचुअल है, कितना फुलफिल्ड है, मटीरियलिस्टिक तो नहीं है। ये चीज़ें आ जाती हैं सेल्फ ट्रांसेंडेंस में। तो जिसके अंदर ये सेल्फ ट्रांसेंडेंस का नहीं पाया जाता, करेक्टर नहीं पाया जाता, तो वो लोग बड़े मटीरियलिस्टिक चीज़ों के साथ इन्वॉल्व रहने वाले, बड़े प्रैक्टिकल किस्म के लोग, और इस तरह के लोग जो है ना इसमें आ जाते हैं। राइट जी, सो जब टेम्परामेंट और करेक्टर के अंदर प्रॉब्लम आती है, सो क्या होता है फिर? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो जन्म लेता है, इटियोलॉजी ये कहती है जी। हाँ जी, सो ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, अगेन मैंने आपको जो भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स पढ़ाए हैं, मैंने आप लोगों को एक ही बात बताई है कि उनका जो ट्रीटमेंट है, अकेली मेडिसिन से आप मेंटल इलनेस को ठीक नहीं कर सकते। वह सब नर्सेज में प्रेजेंट होती, आई थिंक। जी जी, सो सिर्फ मेडिसिन ट्रीट नहीं कर सकती, हमें साथ में साइकोथेरेपीज, बिहेवियरल थेरेपीज, कोग्निटिव थेरेपीज, फैमिली थेरेपीज, ग्रुप थेरेपीज वगैरह साथ इन्वॉल्व करनी पड़ती हैं, और साथ में मेडिसिन अपना एक्शन थोड़ा बहुत दिखाती हैं। सो कोग्निटिव परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन कुछ लोगों के अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ पाई जाती है, ठीक से प्रॉपरली जो है ना वो चीज़ों को लेके सोच नहीं सकते, परसीव नहीं कर सकते। अफेक्टिव सिम्टम्स एंड मूड डिसरेगुलेशन कुछ लोगों में पाई जाती है, और एग्रेशन एंड बिहेवियरल डिसफंक्शन पाया जाता है, बड़ा गुस्सा वाले लोग। कुछ लोग एंक्शियस रहते हैं, फियरफुल रहते हैं, तो ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने चूज करनी है मेडिसिन इनके लिए। अगर एंक्शियस फियरफुल किस्म के लोग हैं तो हम उनको वो एंजियोलिटिक्स, इसी तरह अफेक्टिव सिम्टम्स के अंदर हम मूड स्टेबलाइजर्स या फिर
एंटी डिप्रेसिव्स वगैरह जो है ना वो देते हैं। तो ग्रुप और इंडिविजुअल थेरेपीज की जाती हैं। सबसे पहले कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी टेक्निक जो है, कोग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग टेक्निक इसमें इस्तेमाल की जाती है कि उस बंदे की थिंकिंग को चेंज करने की कोशिश की जा सके। दूसरे नंबर पे डायलेक्टल बिहेवियरल थेरेपी है, जिसमें प्रेजेंट में रहना सिखाया जाता है और डिफरेंट सोशल टेक्निक सिखाई जाती हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी ईटिंग डिसऑर्डर अभी पढ़ाते हुए बताई है। तो मोस्टली बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर ये की जाती है। अब हम वन बाय वन इन सारे डिसऑर्डर्स को एक दफ़ा जो है ना देख लेते हैं। आई थिंक जो नया एडिशन जिन लोगों के पास है उसके अंदर ये टेबल नहीं बना हुआ जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टेबल जिसमें समरी दी गई है सारे डिसऑर्डर्स की, लेकिन आप लोगों ने बुक से बड़ी डिटेल में सारे डिसऑर्डर्स को पढ़ना है। तो अभी जो है अजान हो रही है भाई मेरे पास, तो भाई आप लोग भी नमाज पढ़ें। 10 मिनट का टाइम देता हूँ मैं आपको, 5:30 तक हम लोग वापस आ जाते हैं। फिर हम सारे जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं इनको इंडिविजुअली लेके चलते हैं, एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला। तो एक आध क्लस्टर तो आज ख़त्म कर लेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट में चलेंगे। फिलहाल नमाज ब्रेक लेते हैं और फिर हम वापस आते हैं जी, राइट।
जी क्लास, सो आई होप आप लोग वापस आ गए होंगे और बाकी लोगों से भी कहें कि वापस आ जाएं ताकि मैं ये जो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को हम आगे लेके चलें यहाँ से फर्दर। मैं ग्रुप में भी मैसेज कर रहा हूँ, प्लीज़ ज्वाइन बैक। ठीक है जी। सो अब हम जो है ना इंडिविजुअली हर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को वैसे डिस्कस करेंगे। सो हियर वी आर। ये कुछ लोगों की बुक के अंदर ये टेबल होगा और कुछ में नहीं होगा। यहाँ से मैं आप लोगों को समरी पढ़ाऊंगा, बट द थिंग इज दैट जो हर डिसऑर्डर की डिटेल्स हैं वो आप लोगों ने ज़रूर खुद से देखनी है बुक से। तकरीबन वही चीज़ें होंगी जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, तो प्लीज़ बुक से लाजमी तौर पे इसे पढ़ना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि दो डिसऑर्डर्स में आपको यहाँ पे फुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसमें एक एंटी सोशल है और दूसरा बॉर्डर लाइन है। वो बुक में भी काफ़ी डिटेल में दिए गए हैं, और क्योंकि ये प्रेवलेंट बहुत ज़्यादा हैं और इन पेशेंट से बहुत ज़्यादा इनकाउंटर करना पड़ता है हमें, इसलिए वो हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन डेफिनेटली आपने कोई भी डिसऑर्डर जो है वो बुक से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ना पढ़ा हो। यहाँ पे जस्ट एक समराइज्ड फॉर्म में मैं आप लोगों को चीज़ें पढ़ाऊंगा, और जो बुक है उसमें थोड़ी डिटेल लिखी है वो डेफिनेटली आप लोगों ने खुद से एक दफ़ा देखनी है आप लोगों ने, राइट? तो आप लोगों ने देखनी है बुक से वो। डिसऑर्डर है डेट इज पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो आई थिंक मैंने आपको पैरानॉइड शिजोफ्रीनिया भी पढ़ाया था, और उसमें मैंने आपको कहा था कि जहाँ पे भी पैरानॉइड का वर्ड आए तो आपके माइंड में क्या बात आनी चाहिए। जी जी, जहाँ पे भी पैरानॉइड का वर्ड आए तो फिर आपके माइंड में क्या बात आनी चाहिए, कौन सा एक करेक्टरिस्टिक आना चाहिए? जी, पैरानॉइड। हाँ जी, क्या बताया था मैंने अगर याद है तो? पैरानॉइड इज अबाउट मिसट्रस्ट, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल मिसट्रस्ट के लोगों को बड़ी शकी वो उससे देखते हैं, तो दोज पीपल आर पैरानॉइड। हर सिचुएशन के अंदर कुछ ऐसा तलाश करने की कोशिश करना कि वो सस्पिशियस हैं चीज़ों को लेके, और हर बंदे के ऊपर शक करना। तो ये बेसिकली जो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले होते हैं, जो हमारा क्लस्टर ए का पहला पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उसके अंदर पाया जाता है। मैनिया नहीं है, दिस इज मिसट्रस्ट। आयशा मुजफ्फर ने सही बताया है, मिसट्रस्ट जो है दैट इज द मिसिंग थिंग इन पैरानॉइड्स। सो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मिसट्रस्ट एंड सस्पिशन ऑफ द अदर्स, के मिसट्रस्ट होता है, बेयकीनी होती है, सस्पिशियस होते हैं, लोगों को लेके हर चीज़ को शक की निगाह से देखते हैं। गार्डेड रिस्ट्रिक्टेड अफेक्ट होता है। गार्डेड रिस्ट्रिक्टेड अफेक्ट का मतलब है कि एक ही तरह का जो है ना उनका फेशियल एक्सप्रेशन और जो है ना वो इस तरह से जो है ना होता है चीज़ें। सो ये लोग भी तकरीबन आप ये देख लें, समझ लें कि अपनी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझते हैं, वो समझते हैं कि दे आर परफेक्ट। सो लिहाजा वो ट्रीटमेंट वगैरह जो है ना लेने नहीं आते हैं। इवन आप अगर उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपके पास कोई ऐसा पेशेंट एडमिट भी है, तो वो क्या करेगा, वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा जल्दी। ठीक है। सो लिहाजा हमेशा इस तरह के पेशेंट्स को बड़े ध्यान से ट्रीट करना पड़ता है। मोस्टली इस तरह के पेशेंट्स आपके साथ क्या करते हैं, आप उनको मेडिसिन देते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं, वो आपको कहते हैं नहीं जी आपने तो इसमें वो मेडिसिन ही नहीं डाली जो आपने हमसे मंगवाई थी ना। सो बड़े सीरियस होकर इनको डील करना है, क्योंकि वो आपकी किसी भी एक चीज़ को जो है ना मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। और स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच रखनी है उनके साथ। अगर नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें, ये सामने दी हुई है नर्सिंग इंटरवेंशंस, ये वाली। सो स्ट्रेट फॉरवर्डली और बड़ा सीरियस अप्रोच रखनी है उनके साथ। और टीच क्लाइंट टू वैलिडेट आइडियाज बिफोर टेकिंग एक्शन। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको किसी बंदे के ऊपर शक है या किसी बंदे के बारे में आप कुछ सोच रहे हैं, तो उस चीज़ को वैलिडेट करें। ऐसा ना हो
कि आप एक्शन ले लें उसके ऊपर और उसने वो काम किया ही ना हो और आपके रिलेशन एंड एवरीथिंग उसके साथ ख़राब हों। इन्वॉल्व क्लाइंट इन ट्रीटमेंट प्लानिंग, जो भी ट्रीटमेंट वगैरह जो है ना वो क्लाइंट को दें, उनके अंदर उसको इन्वॉल्व करें, क्योंकि क्लाइंट आपके ऊपर आपकी इंटरवेंशन के लिए ट्रस्ट नहीं करेगा। मेडिसिन उसके सामने बनाएं, चीज़ें उसके सामने करें, अदरवाइज शायद वो आपसे टैबलेट लेने से इनकार कर दे कि नहीं जी शायद आपने इसमें कोई चीज़ इस तरह से जो है ना वो मिलाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल आयशा मुजफ्फर, यही बात मैंने भी आपको बताई है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट इज ये था पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। यहाँ पर मैंने आपको एक उसकी समरी बता दी है, लेकिन इसकी डिटेल डेफिनेटली आपसे बुक से पढ़नी है। यही चीज़ें लिखी हुई हैं घुमा फिरा के, लेकिन एक दफ़ा लाजमी तौर पे उसको देख लेना है बुक से लाजमी। हाँ, उसके बाद आ जाता है शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बल्कि ऐसा करते हैं, मैं आप लोगों को हाँ नहीं, ये क्लस्टर ए पढ़ा देता हूँ आज, और क्लस्टर ए को फिर प्लीज़ आप लोग जो है ना बुक से लाजमी तौर पे देख लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट इज शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो शिज़ोइड क्या होते हैं जी? बेसिकली शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिन लोगों के अंदर पाया जाता है, परवेजिव पैटर्न ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम सोशल रिलेशन, बड़े अकेले अकेले रहने वाले लोग होते हैं ये, ठीक है। और डिटैच फ्रॉम द सोशल रिलेशनशिप, अकेले अकेले रहने वाले, रिस्ट्रिक्टेड अफेक्ट होता है इनका, एक ही तरह का आप इनका फेशियल एक्सप्रेशन देखेंगे। इन वे इन्वॉल्व विद थिंग्स मोर देन पीपल, तो अपनी चीज़ों के लेके जो है ना बहुत ज़्यादा वो होंगे कि ये मेरी इस तरह से चीज़ है और ये मेरा है, और चीज़ों चीज़ों का बड़ा ख्याल रखेंगे, लोगों के साथ रिलेशंस का, लोगों का ख्याल नहीं रखेंगे, ये लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, अपनी चीज़ों के साथ जो है ना वो ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, अपनी चीज़ों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। तो ये वाले लोग भी जो है ना बेसिकली ट्रीटमेंट को अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको इतना कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ों से ना, वो अपने आप को नॉर्मल कंसिडर करते हैं। सो इसलिए हाँ, अगर लाइफ में कोई बड़ी ड्रास्टिकली कोई चेंजेस आ जाएं, कोई मसले हो जाएं, कोई साथ में मेंटल डिसऑर्डर हो जाए, फिर ये ट्रीटमेंट वगैरह सीख करते हैं अपने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए। ठीक है जी। और लोगों के लिए इनडिफरेंट होते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, इमोशनली कोल्ड किस्म के, अनकेयरिंग किस्म के लोग होते हैं ये, और इनके अंदर फीलिंग्स नहीं पाई जाती हैं। इवन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस के अंदर भी आपको वो बड़े पैसिव से और काम से और डिसइंटरेस्टेड से चीज़ों के अंदर नज़र आएंगे, अपने ऊपर से जिम्मेदारियों को उतारेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिकली इनके अंदर जो है ना वो पाई जाती हैं। और इनके साथ इनका ट्रीटमेंट किस तरह से करना है, इंटरवेंशंस क्या क्या करनी है, इम्प्रूव क्लाइंट्स फंक्शनिंग इन द कम्युनिटी, उसके लिए इनको सोशल ट्रेनिंग दी जाती है कि सोसाइटी में किस तरह से रहना है, सोशल स्किल सिखाई जाती हैं, लोगों से किस तरह से रिलेशंस बनाने हैं। और असिस्ट क्लाइंट टू फाइंड केस मैनेजर, इस तरह के क्लाइंट्स को केस मैनेजर्स की ज़रूरत होती है अपने लिए, तो इनको केस मैनेजर तलाश करके दिया जाता है, जो कि कुछ साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या साइकेट्रिक नर्स होती है, जो कि इनको सिखाती है कि मतलब अपना पर्सनैलिटी को कैसे चेंज करना है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है जी, तो शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है बेसिकली इसमें क्या होता है, एक्यूट डिस्कम्फर्ट इन रिलेशनशिप होता है, किसी के साथ नहीं बनती इनकी, हर एक के साथ बिगाड़ के बैठे होते हैं। कोग्निटिव और पर्सनल परसेप्चुअल डिस्टॉर्शंस होती हैं, डिल्यूजन्स होती हैं इनके अंदर लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में। और एक्सेंट्रिक बिहेवियर होता है, तो ओड और एक्सेंट्रिक बिहेवियर तो इन सारों के अंदर पाया जाता है ना, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है, बड़े अटेंशन सीकिंग टाइप के लोग होते हैं ये, और कपड़े शपड़े पहनने की इनको वो नहीं होती, तमीज़ नहीं होती है, और डर्टी से कपड़े इन लोगों ने पहने होंगे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस तरह की चीज़ों से, इधर उधर फिरते रहेंगे विदाउट एनी पर्पज़ और एनीथिंग, और इस तरह की चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं। लेकिन कुछ शिज़ोफ्रेनिया वाली चीज़ें जैसे इनकोहेरेंट स्पीच वगैरह जो है ना वो चीज़ें पाई जाती हैं, तो इस तरह की चीज़ भी होती है। कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस भी होती हैं, आइडियाज़ ऑफ रेफरेंसेस भी आते हैं इनको, मैजिकल थिंकिंग के ऊपर बिलीफ रखते हैं ये, और इस तरह की चीज़ें जो है ना इनके अंदर पाई जाती हैं।
राइट जी। सो इसको भी आप लोगों ने ज़रा बुक से अच्छे तरीके से जो है ना इसको रीडिंग दे देनी है। अब इन लोगों को क्या इंटरवेंशंस देनी है हमने, इन लोगों को डेवलप सेल्फ केयर स्किल्स, इंप्रूव कम्युनिटी फंक्शनिंग, सोशल स्किल ट्रेनिंग इनको भी देनी है। इनको सेल्फ केयर स्किल्स सिखानी है, क्योंकि ये बड़े डर्टी डर्टी से नज़र आते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते चीज़ों को लेके, और कम्युनिटी में कैसे फंक्शन करना है, लोगों से कैसे रिलेशन बना के रखने हैं, ये चीज़ें इनको सिखाई जाती हैं जी। ठीक है, तो ये था जी हमारा क्लस्टर ए। प्लीज बुक से पढ़ना है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको बुक से डिटेल में लाजमी पढ़िएगा। यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक फ्लेवर बता रहा हूँ, आपको गाइडलाइन बता रहा हूँ कि इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में होता क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करनी है। बुक से आपने इसे जरा अच्छे तरीके से खुद से रीड आउट लाजमी करना है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं क्लस्टर बी की तरफ। तो क्लस्टर बी में बड़े दो इंपॉर्टेंट किस्म के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हॉस्पिटल्स में और इस तरह से जो है ना हमें लाजमी मोस्टली नजर आते हैं। उसमें एंटी सोशल और बॉर्डर लाइन। हाँ, एंटी सोशल और बॉर्डर लाइन ये हमें हॉस्पिटल्स में मिलते हैं मोस्टली, इस तरह के पेशेंट्स। ठीक है, एंटी सोशल सिंपली जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, आप जितने वो लोग जो कि रूल्स को तोड़ते हैं, ठीक है, जो लड़ते झगड़ते हैं, वो जो है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में होते हैं। बॉर्डर लाइन में वो लोग आ जाते हैं जो कि हमेशा अपने आप को विक्टिम बनाए रखते हैं लोगों के लिए। ठीक है, लोगों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, और वो जब फिर हर्ट होते हैं, फिर अपने आप को जो है वो हर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। तो ये इम्पल्सिविटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी हम इनको देखते हैं। तो ये दो डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम अभी आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, इसकी असेसमेंट वगैरह भी पढ़ेंगे सारा कुछ। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले है जी एंटी सोशल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोस्टली आपकी जितनी ये जेल हैं ये सारी भरी हुई हैं एंटी सोशल पीपल से। हाँ, बेसिकली होता क्या है, डिसरिगार्ड फॉर द राइट ऑफ अदर्स रूल्स एंड लॉज। सो डिसरिगार्ड फॉर राइट्स ऑफ अदर्स, रूल्स एंड लॉज के लिए डिसरिगार्ड होता है इनके लिए। रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, लोगों से लड़ते झगड़ते हैं, रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो इनके लिए नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, अगर आप इस तरह के पेशेंट की केयर करें, लिमिट सेट कर दें, इनको बताएं कि इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना है, कन्फ्रंट करें अगर कोई उल्टा सीधा काम करते हैं, रूल को तोड़ते हैं, तो इनके साथ कन्फ्रंट करें। टीच क्लाइंट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली एंड मैनेज इमोशंस ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। बड़े एंग्री किस्म के लोग होते हैं ये, तो इनको एंगर मैनेजमेंट वगैरह भी सिखाई जाती है कि एंगर को किस तरह से मैनेज करना है। सो ये मेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये वाला पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो होता है। तकरीबन 75% ऑफ द प्रिजन पॉपुलेशन, जेलों में रहने वाले 75% लोग जो हैं उनके अंदर ये होता है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। 20 साल में शुरू होता है और 45 साल तक जो है ना बंदे का रहता है ये वाला पर्सनैलिटी डिसऑर्डर उसके अंदर। ठीक है जी। तो ये बेसिकली चीज़ है इसके अंदर। बाकी इसकी जो डिटेल्स हैं वो हम आगे जाके जो है ना डेफिनेटली देख लेते हैं। चलें, नेक्स्ट है हमारे पास बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है जी, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो अगेन मैंने आपको बताया कि एंटी सोशल वाले हमें हॉस्पिटल में ओपीडीज में बहुत मिलते हैं, इसी तरह से बॉर्डर लाइन वाले भी बहुत मिलते हैं, क्योंकि ये दोनों इन रिस्की होते हैं अपने लिए भी और बाकी दूसरे लोगों के लिए भी। क्योंकि एंटी सोशल वाले क्रिमिनल्स होते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उनको रखना पड़ता है और उनका वो ट्रीटमेंट करना पड़ता है। बॉर्डर लाइन वाले खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए बाजुकात उनको भी रखना पड़ता है। बॉर्डर लाइन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग जरा अटेंडेंस लगा लें अपने इस लेक्चर की। फ्रीन अटेंडेंस लगा लो जी।
जी अटेंडेंस लगवा लें जल्दी से। फिर मैं आपको बॉर्डर लाइन के बारे में बताता हूँ जी। अच्छा जी, बॉर्डर लाइन स्टार्ट करते हैं। सो बॉर्डर लाइन आर पीपल जिनके रिलेशंस बड़े अनस्टेबल किस्म के होते हैं, अपनी सेल्फ इमेज का बड़ा ख्याल होता है उन्हें, और इम्पल्सिविटी होती है उनके अंदर, जो दिल में आता है कर गुजरते हैं, लेकिन सेल्फ म्यूटिशन करते हैं। सेल्फ म्यूटिलेशन का मतलब है सेल्फ हार्म। ये जो लोग अपने हाथ काट लेते हैं और इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो दे आर बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले पीपल होते हैं ये, ठीक है। अच्छा जी, तो इनमें क्या करना है, प्रमोट सेफ्टी करनी है, हेल्प क्लाइंट टू कोप एंड कंट्रोल इमोशंस, क्योंकि बड़े इमोशनल होते हैं। हमने पहले ही पढ़ा है कि दे आर ड्रामेटिक एंड इमोशनल। ये जितने भी कैटेगरी क्लस्टर बी के जो लोग हैं, दे आर वेरी इमोशनल एंड ड्रामेटिक। सो प्रमोट सेफ्टी, हेल्प क्लाइंट टू कोप एंड कंट्रोल इमोशंस, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग टेक्निक, सोच को चेंज करने की जाती है इनकी। स्ट्रक्चर टाइम, टीच सोशल स्किल्स के उनके रिलेशन जो है ना वो अनस्टेबल ना रहे, तो ये वाली चीज है जी इसमें। अच्छा जी, अब ये जो है ना आज के लिए इतना ही, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं अब इसको वाइंड अप करता हूँ, और प्लीज जो टेस्ट है आप लोगों का वो मैं फिर 6:30-40 तक मैं ऑनलाइन कर दूंगा, फिर आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है हम अब इसको वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट हिस्ट्रियोनिक और नार्सिसिस्टिक पढ़ेंगे। प्लीज इसको भी यार बुक से लाजमी रीडिंग, लाजमी तौर पे बुक से रीडिंग दीजिएगा। तो फिर जो है ना इंशाल्लाह ताला इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में मंडे को इंशाल्लाह जो होगा उसमें लेके चलेंगे फर्दर आगे, और इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्लीज साथ साथ आप लोग जो है ना बुक से लाजमी से पढ़ लेना। ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक से आपने लाजमी तौर पे पढ़ना है, ठीक है। सो यहाँ पर टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज, और टेस्ट आपका ऑनलाइन हो जाएगा जी। ऑल राइट, टेक केयर। से नहीं पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, मैंने आपको पहले भी बताया है। सो पीपीटी बाद में शेयर करूंगा मैं, अभी आप इसे बुक से पढ़ें।